Hello and welcome to Complete English Knowledge. In my last video, I taught about the name of parts of speech and today we will learn the brief knowledge about it. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम इन्हीं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं उनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हम जानकारियाँ भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमारी जो इंग्लिश होती है वो स्टार्टिंग जो उसका पॉइंट होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? SVO से, ठीक है। कैसे स्टार्टिंग SVO से होती है कि हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो SVO से ही होगा, ठीक है। जैसे हम अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, या तो हमारे पास हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, अगर हम उस सेंटेंस को देखते हैं तो एक काम करने वाला होता है, एक जिस पर काम हो रहा होता है और एक होता है क्रिया जिसको कि किया जाता है, ओके। तो हम उस चीज़ को देखते हैं अब डिटेल में कि कैसे SVO जो है वो कहाँ से आता है और इसमें हम किनको पुट कर सकते हैं। इसको मैंने बोला था SVO जो है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, और अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि S के लिए यूज़ होगा, फिर कौन सा ऐसा है जो V के लिए यूज़ होगा, फिर कौन सा ऐसा है जो O के लिए यूज़ होगा। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। अब हम जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये एग्जाम्पल हैं इनके। अब अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि S जो है, ठीक है, ये हमारा S क्या काम करता है, S कहाँ से आता है। तो S जो है ये है सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या करेगा, तो सब्जेक्ट सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता ही होता है। तो अब जब हमको सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो सब्जेक्ट के लिए कौन यूज़ होंगे, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, या नाउन या फिर प्रोनाउन, ये दोनों सब्जेक्ट को बताने के लिए आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि V क्या है, तो V है क्या, वर्ब, ठीक है, तो ये आता है V को बताने। और O क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि S जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं आते, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और वर्ब जो है तो वर्ब में हम कई तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे अगर हम अभी बात करना शुरू करें कि ही इज़ अ बॉय, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बोला वर्ब में राम इज़ गोइंग। अब राम इज़ गोइंग है तो यहाँ तो राम एक्शन कर रहा है, मतलब राम जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ बॉय तो वहाँ पे भी इज़ जो आ रहा वो है तो वर्ब का ही पार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक्शन नहीं है तो वर्ब ख़त्म हो गई, नहीं, वर्ब वहाँ भी है, बट बस क्या वहाँ पे बदला हुआ है, उसका फेज, उसका रूप बदल गया वहाँ पे, वो वहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब ना बन के हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई है, ठीक है। तो SVO का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी इंग्लिश के लिए फॉलो होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश अब हम आगे बढ़ के करते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ लेते हैं। तो नाउन, अब जैसे यहाँ मैंने बोला राम इज़ अ बॉय, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एक एग्जांपल, राम इज़ अ बॉय। अब यहाँ राम और बॉय ये दो के दोनों ही नाउन है, ठीक है, राम प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। लेकिन इतना ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे और एक एक जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सभी को हम पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसकी एक छोटी सी समराइज़ करके उसको हम पढ़ रहे हैं। तो राम हो गया नाउन, बॉय भी हो गया नाउन। तो इस तरह से नाउन जो हमको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, और ये हो गया बीच का पार्ट, ये V। अब ये जो है तो ये क्या है,
तो ये आर्टिकल होता है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतने तक चलते हैं, फिर ऐसे ही हम प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन में क्या किया मैंने, यहाँ कुछ भी चेंज आपको मिल रहा क्या, इतनी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सेम टू सेम है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं, बस चेंज किस में है, इतने में। जब हमारे पास नाउन नहीं है, यानी कि किसी का हमको पर्टिकुलर नेम नहीं पता है, उस कंडीशन पे अगर हमको उसे डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो नाउन की डेफिनेशन अभी तक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं। एक इसी में मुझे जोक याद आ गया कि कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अपने यहाँ नॉर्मल लोकल में बघेलखंड में तो एक और भी कहावत है, वो आप लोगों को अच्छे से पता होगी नाउन के बारे में, लेकिन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा अपर लेवल में चलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा उस डेफिनेशन को भी हम अपर लेवल में लेके चलते हैं। तो क्या रहेगी डेफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। जो अभी तक हमारे पास एक नॉर्मल सी 3 चीज़ें थी, अब हमारे पास 6 चीज़ें हो गई हैं, वो कहीं अलग से नहीं जा रही हैं, ना ही नाउन के कोई टाइप बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में हमने इन चीज़ों को ऐड किया। उससे क्या होती है कि जब समय के साथ आप अपडेट होते जाते हैं तो आपका नॉलेज लेवल तो अपडेट हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या होता है, जब कहीं पे भी आप बात करते हैं, किसी के सामने बात करते हैं, तो उन चीज़ों के कारण आपकी वैल्यू जो है वहाँ पे बढ़ जाती है कुछ नए अपडेट को जानने से, ठीक है। तो क्या हो गई डेफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ओके। अगर हम अब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन के लिए क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो क्यों अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, क्योंकि जब कभी भी हम नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला राम इज़ अ बॉय एंड राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, इस तरह करके मैं बार बार राम राम अगर लिखता रहूँगा तो एक मन में अजीब सा लगता है, आपको खुद को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रूल बना हुआ कि नहीं वो गलत ही है वहाँ पे, लेकिन देखने में अपने को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह पे नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और उनका सेंस जो है वो प्योर नाउन के जैसा ही होता है। जैसे राम इज़ अ बॉय, तो राम एक लड़का है। अब अगर मैंने यहाँ बोला ही इज़ अ बॉय, तो वह एक लड़का है, तो यहाँ ये तो डिनोट हो रहा ना कि किसी एक लड़के की ही बात हो रही है। और एक से ज़्यादा लोगों की बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे जैसे अभी राम है तो राम के बाद फिर श्याम, मुकेश, सुरेश, ऐसे करके हम अगर कई सारे नाम जोड़ते जाएं, फिर उसके बाद कोई सेंटेंस बनाए तो क्या वो अच्छा लग सकता है, नहीं। लेकिन अगर हम सिंपली इसी को सिंप्लीफाई करना चाहें और सेंस भी हमारा वही रहे तो हम क्या करेंगे, दे आर द बॉयज़, हमारा एकदम सेंस सही निकल आया, वो सभी लड़के हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दे का प्रयोग किया, ही की जगह पे दे का, तो दे भी प्रोनाउन होता है। तो इनको हम डिटेल में भी पढ़ते चलेंगे, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे आते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या करता है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद मैंने एडजेक्टिव को जगह क्यों दी है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना, नाउन और प्रोनाउन की। इसलिए नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद हमने एडजेक्टिव को जगह दे दी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे विशेषता बताएगा। अब विशेषता कैसे बताएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, राम, तो यहाँ भी राम, इज अ बॉय एंड बॉय, ठीक है, इतना सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, हैंडसम, ठीक है। इसके बारे में एक छोटी सी बात और, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई बार मैंने खुद से सुन रखा है, लोग ये मान के चलते हैं ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो कई बार वो बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को या किसी को भी कमेंट कर देते हैं कि वो कमेंट तो नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है उनके लिए, लेकिन वो बेचारे क्या बोल देते हैं कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ओके। तो ऐसा मत करिए, अगर वो बॉय है तो उसका जेंडर मत चेंज करिए, बंदे को बंदी मत बनाइए, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यू आर लुकिंग हैंडसम, ठीक है। एंड अगर कोई गर्ल है, फीमेल है, उसके लिए हम बोलेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल।
तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या किया, हैंडसम जो आया यहाँ पे, इसने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ की विशेषता बढ़ा रहा है। कैसे, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है तो लड़के तो कई सारे हैं, ठीक है, तो वो कॉमन थिंग हो गई। लेकिन अगर उस किसी एक को हमको स्पेशल फील करवाना है, उसको हमको उसका लेवल अप करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़। तो अब जैसे हमने कर दिया राम इज़ अ हैंडसम बॉय, मतलब राम लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, हैंडसम है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसकी कैटेगरी वहाँ से थोड़ा सा लेवल अप हो गया, ठीक। तो इसलिए हमको एडजेक्टिव का यूज़ करना होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन टू क्वालिफाई देम इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ में प्रयोग होते हैं। अब मैंने कई जगहों पे होता है कि पहले होता है, मैंने पहले नहीं बोला कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं या नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है इनके लिए कि नहीं ये नाउन के पहले ही यूज़ होंगे या नाउन या प्रोनाउन के बाद ही यूज़ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कि नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से पढ़ते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, उनको उच्च गुणवत्ता का बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैंडसम जो है उसने क्या कर दिया, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें राम को क्या किया, इसने इसको क्वालिफाई कर दिया कि आप थोड़ा सा सबसे हट के हैं, आपका लेवल अप है। ऐसे ही जब हम आते हैं अब वर्ब की तरफ, तो जब हम वर्ब की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था एस, ठीक है। एस में कौन कौन आया, नाउन और प्रोनाउन आ गया। फिर उसके बाद नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आ गया, एडजेक्टिव आ गया। अब हमने देखा है यहाँ पे भी, ठीक है, और जब ये भी है तो यहाँ हमको वर्ब मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्ब। तो वर्ब में क्या देखेंगे कि राम इज़ गोइंग, ठीक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब नाउन। अब अगर यहीं पे ही हो जाता तो क्या हो जाता, प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ ये नाउन है तो नाउन हो गया। इज़ और गोइंग ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें क्या समझना है हमको कि वर्ब तो हैं लेकिन कैसे वर्ब हैं, तो वर्ब में हमको कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी। जब हम वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं उस चीज़ों को बताऊंगा कि कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी। ये हमको हेल्पिंग वर्ब से मिलता है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है, आईएनजी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है तो फॉर्म भी 5 प्रकार से बटे होते हैं वर्ब के टाइप्स भी बटे हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल, सेमी मॉडल्स, ऐसे करके। तो इन सभी चीज़ों को हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में इसको देख रहे हैं। तो राम इज़ गोइंग, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज़ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, गो हो गया मेन वर्ब, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना दी, तो गोइंग, ठीक है, राम जा रहा है। अब इसका काम क्या हुआ कि यहाँ पे इसने क्या बताया कि राम क्या कर रहा है। मैंने बताया था कि वर्ब जो है वो क्या दिखाएगा, क्या डिनोट करेगा, एक्शन को, मतलब सामने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जा रहा है। अब अगर यहीं पे मैं टू मार्केट जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और मार्केट किस में आता है, नाउन में ही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नाउन से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक छोटी सी लाइन आप याद रखें, इस दुनिया में जो भी चीज़ है सब नाउन है, बस उसका नाम जरूर होना चाहिए, ठीक है। जो बेनाम है वो नाउन नहीं है, जो बेनाम है वो प्रोनाउन में चला जाएगा, लेकिन जिसका नाम है, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, वो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नाउन ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं एडवर्ब में। तो एडवर्ब क्या करता है, तो एडवर्ब हर किसी की विशेषता बता सकता है। जैसे जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी सिर्फ राम की ही ताकत नहीं बताई, उन्होंने अपनी भी ताकत बताई और वहाँ पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर एक वानर आके और इतनी तबाही मचा सकता है, तो जब जिसके पास लाखों ऐसे वानर हैं वो जब सभी आएंगे तो कितनी तबाही मचाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ राम जी के बारे में कुछ बात की, हनुमान जी ने सभी के बारे में, सभी वानर प्रजाति के बारे में भी वहाँ पे डिनोट करवा दिया कि आप यहाँ खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एडवर्ब क्या करता है, सभी की विशेषता बता सकता है। ये ज़रूरत पड़ने पे नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बता देता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की, और एडवर्ब अपनी खुद की भी। जैसे हम कई बार बोलते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच का मतलब क्या होगा, अगर हमने एक बार वेरी बोला तो वेरी क्या होगा, वो है एडवर्ब, ठीक है।
अब वेरी एडवर्ब हो गया, अब हमने दोबारा वेरी बोला तो वो क्या था, तो वो भी एडवर्ब ही है, लेकिन एडवर्ब अपनी खुद की भी विशेषता बताने आ सकता है, मतलब 2 बार यूज हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी फिर जब डिटेल में चलेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, अब राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन हो गया। इज जो है वो क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ए आर्टिकल है, मैंने बताया है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो इंटेलिजेंट जो है तो इंटेलिजेंट होता है एजेक्टिव। ठीक है, यहाँ हैंडसम एजेक्टिव था, यहाँ इंटेलिजेंट एजेक्टिव है। अब पर्सन, पर्सन क्या है, वो नाउन है। अब नाउन हो गया, एजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पे ये एजेक्टिव की विशेषता बताने आया है। ठीक है, तो वेरी जो है वो यहाँ पे एजेक्टिव की विशेषता बता रहा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोल देता राम इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो वेरी वेरी हो जाता, तो एक वेरी है, इसके पहले अगर मैं दूसरा वेरी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इस वेरी की विशेषता बताने दूसरा वेरी आ जाएगा, और वो सही भी है, कहीं पे गलत नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन क्या है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, प्री और पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। मतलब क्या है इसका कहने का, कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जब कोई भी शब्द आता है और वो शब्द क्या करता है, जो नाउन या प्रोनाउन है इसका रिलेशन दूसरे से जोड़ता है, इसको हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ये शब्दों के रिलेशन बनाता है, ठीक है, वाक्यों के नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड नॉट सेंटेंसेस, सेंटेंस के जो रिलेशन बनाएगा वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन, और वर्ड्स के रिलेशन बनाएगा वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट विद अनदर, तो ये रिलेट करने के लिए आता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए आता है, एक शब्द का दूसरे शब्द से। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक, ठीक है, तो द आर्टिकल हो गया, बुक हमारा हो गया नाउन, इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ऑन है ये है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, फिर ये द क्या है, ये आर्टिकल हो गया, और टेबल क्या है, ये नाउन हो गया। ठीक, तो नाउन के पहले आया, ठीक है, और यहाँ पे इस नाउन के बाद में आया, तो बीच में आ रहा, सेंटेंस के बीच में आया। अब क्या किया, ये बुक और टेबल के बीच में रिलेशन मेंटेन किया। रिलेशन कैसे मेंटेन किया, कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो टेबल और बुक दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल नहीं तो रखी किसके ऊपर है, और अगर टेबल बस है तो क्या रखा गया, तो बुक और टेबल दोनों इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए कौन आ गया, ऑन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या है। तो आई वेंट टू मार्केट बट डिडंट बाय एनीथिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कि मैं बाजार गया था लेकिन कुछ नहीं खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डिडंट बाय एनीथिंग, समथिंग, या कुछ भी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बट है ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, अब बट कंजंक्शन यूज़ करके हमने क्या कर दिया, ये जो हमारा एक सेंटेंस, आई वेंट टू मार्केट, आई डिडंट बाय एनीथिंग, ठीक है, इतने 2 सेंटेंसेस हो रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को बीच में कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब आई बात इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन जो है हमारा वो किस चीज़ को शो करता है, जैसे अगर हम कोई अपनी खुशी शो करना चाहते हैं, हम अपना कोई दुख शो करना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़ के जब हम कोई भी खुशी, एक नॉर्मली खुशी होती है और एक सरप्राइज्ड वाली होती है, तो जब हम सरप्राइज्ड वाली कंडीशन में आते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, शॉक, सरप्राइज, तो उसमें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड जो है तो क्या होता है, सरप्राइज टाइप में, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है, याहू वी वॉन द मैच, तो याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, तो वो वाला भी याहू जो था वो खुशी में ही था, याहू। तो ऐसे यहाँ पे है, याहू वी वॉन द मैच, मतलब याहू हमने मैच जीत लिया। अब मैच यहाँ पे कौन सा है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनने जीत लिया तो वो खुशी मना रहे हैं। ठीक है, ऐसे दुख मनाने के लिए भी बहुत सारे इंटरजेक्शन हमको मिलते हैं, इनको भी हम आराम से पढ़ेंगे। तो अभी आज की जो अपनी क्लास थी ये सिर्फ और सिर्फ किस में थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं इनके बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से दिखाई देते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे और इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे किनको, मॉडल्स, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो पहले ये 8 और फिर साथ में ये भी चलते रहेंगे, जो जहाँ जैसा इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे हम जब बात करेंगे वर्ब के बारे में तो वर्ब के साथ मॉडल इम्पॉर्टेंट है तो हम साथ में मॉडल को कवर कर लेंगे। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो उनको हम कवर कर लेंगे। तो जो जहाँ पे इम्पॉर्टेंट आएगा इन्हीं के बीच में हम इन तीनों को भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।